योग और आयुर्वेद को लेकर के भारत के घर घर में अवेयरनेस पहुंचाने वाले बाबा रामदेव आजकल कुछ मुसीबत में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत उनके ऊपर आ गई है और उसके पीछे क्या कारण रहे, इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप में से कई लोगों ने न्यूज़पेपर के अंदर एक पूरे पेज का एड देखा होगा पतंजलि वेलनेस के द्वारा, जिसके अंदर दो चीजें मेंशन रहती है। पहली चीज मेंशन रहती है कि अपने परिवार को और अपने देश को फार्मा कंपनियों की लूट से बचाएं, और दूसरी बात मेंशन रहती है कि पतंजलि आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं वो एलोपैथी की केमिकल बेस्ड दवाइयों से बेहतर हैं और शरीर के ऊपर अच्छे तरीके से वर्क करती हैं। बस इसी एड को लेकर के पूरा विवाद स्टार्ट हुआ। 21 नवंबर 2023 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कुछ लोगों ने इस बात की शिकायत सुप्रीम कोर्ट से कर दी कि ये एक एड जो है वो मिसलीडिंग है और मॉडर्न मेडिकल साइंस यानी कि एलोपैथी को बदनाम करने के उद्देश्य से की गई है। और इसकी लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को एक नोटिस जारी किया और इसके ऊपर जवाब मांगा। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, इसके अगले ही दिन पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव जी ने हरिद्वार के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारी जो कंपनी है पतंजलि, वो आयुर्वेद में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार क्रोनिक डिजीज जैसे कि बीपी, ग्लूकोमा, डायबिटीज, ऐसी डिजीज को लेकर के ऐसी दवाइयों का बनाती हैं जिसके माध्यम से उन बीमारियों का भी इलाज हो सकता है जिनका पक्का इलाज एलोपैथी के अंदर पॉसिबल नहीं है। अब ये जो बात थी ये शायद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का उल्लंघन थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपकी एड मिसलीडिंग है, अब इसको वापस लीजिए, लेकिन वापस लेने के बजाय उन्होंने पीसी कर दी। इसको लेकर के 27 फरवरी 2024 में कोर्ट में फिर से एक बार सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि क्यों नहीं पतंजलि पर और पतंजलि के जो मालिक हैं यानी कि आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, उनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए। इसके बाद में रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण ने कोर्ट के अंदर बिना किसी शर्त के माफी मांग ली, लेकिन कोर्ट वहीं संतुष्ट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक नोटिस जारी करके अभी लेटेस्ट 10 अप्रैल 2024 को ऐसा बोला है कि हम आपकी माफी को स्वीकार नहीं करेंगे और आपके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। अब जबकि जस्टिस असदुद्दीन अमानतुल्ला और हिमा कोहली की बेंच ने रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण की माफी को खारिज कर दिया है और उनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को चलाने के लिए वापस से प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, और साथ में इस बात को लेकर भी कोर्ट नाराज है कि उन्होंने मिसलीडिंग एड क्यों की। इसको लेकर के पब्लिक में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। लोगों का कहना है कि अगर मिसलीडिंग एड ही एक बहुत बड़ा दोष है तो सिर्फ पतंजलि के ऊपर ही मुकदमा क्यों चलाया जाए? क्या उस कंपनी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलना चाहिए जो अक्सर ये दावा करती है कि उनकी क्रीम लगाने से 7 दिन में आप गोरे हो सकते हैं, या फिर परफ्यूम लगाने से आपसे लड़कियां इंप्रेस हो जाएगी, या फिर एक पर्टिकुलर बिस्कुट खाने से आप जीनियस बन जाते हैं, या एक च्युइंगम चबाने से आपकी दिमाग की बत्ती जल जाती है, या फिर एक पर्टिकुलर एनर्जी ड्रिंक पीने से आप टॉलर, स्ट्रॉन्गर और शार्पर बन जाते हैं। अगर कार्रवाई करनी ही है मिसलीडिंग एड को लेकर के तो सभी पर होनी चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की की है, और इस तरक्की की वजह से ही शायद हमारे देश के अंदर जो स्वास्थ्य की हालत है वो बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से सही हुए हैं। उदाहरण के लिए जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 32 ईयर्स थी, पर आज एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 68 ईयर्स है। इतना जो उछाल आया है वो नो डाउट मॉडर्न मेडिकल साइंस की वजह से ही आया है। लेकिन यहाँ पर कुछ और पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे कि मॉडर्न मेडिकल साइंस हर चीज का एक परफेक्ट विकल्प नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कुछ साइड इफेक्ट्स या कुछ कमियां मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर अभी भी मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन खर्चीलापन। अगर हम देखें तो मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो ट्रीटमेंट होते हैं, मतलब इनको मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट बोल रहा हूँ, काफी खर्चीले साबित होते हैं, खासतौर पर हॉस्पिटल्स के अंदर जाना और ट्रीटमेंट करवाना। आपको ध्यान में होगा कि कोरोना के टाइम पर सिंपल बेड लेने के लिए भी कितना ज्यादा खर्चा हॉस्पिटल्स के अंदर हुआ करता था, और 2-2, 3-3 दिन का जो मेडिकल कॉलेज के अंदर या किसी हॉस्पिटल के अंदर लोगों को अगर एडमिट किया गया तो वो खर्चा भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा लाखों में पहुंचा दिया गया था। वहीं अगर हम देखें तो जो आयुर्वेदिक पद्धतियां होती है या फिर जिनको हम बोलते हैं कि दादी और नानी के जो नुस्खे जो हमें विरासत में मिलते हैं वो प्रिवेंटिव होते हैं और इतने ज्यादा खर्चीले भी नहीं होते हैं। हो सकता है उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता हो, लेकिन एटलीस्ट वो हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन तो कर ही लेते हैं। जैसे हम सभी को ध्यान में है कि कोरोना जिस टाइम पर चला था, एलोपैथी भी डिसाइड नहीं कर पाई थी कि कौन सी दवाई से इसका ट्रीटमेंट होगा।
कभी तो वो हाइड्रोक्लोरोक्विन की बात करते थे, कभी वो रेमडेसिविर के इंजेक्शंस की बात करते थे और बार बार लगातार ट्रीटमेंट्स चेंज करने पड़ते थे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिए जाते थे। उसी टाइम पर देश के लोगों ने अलग अलग स्थानों पर अपने पुराने नुस्खों के आधार पर कुछ काढ़े बना करके पिए, कुछ चटनियों का सेवन किया, कुछ औषधियों का सेवन किया और इसके माध्यम से अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखा। और शायद यही कारण था कि हमारे देश के अंदर कोरोना से उतना जबरदस्त नुकसान नहीं हुआ जैसा लोगों ने अनुमान लगाया था, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि इस देश के अंदर यूरोपियन देशों की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा नुकसान होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर कोरोना से होने वाला नुकसान काफी कम था, और वो शायद इसी वजह से था क्योंकि हम हमारी जो विरासत के द्वारा चलती हुई पद्धतियां हैं उनका इस्तेमाल हमारे स्वयं के ठीक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए कर रहे थे। सेकंड है साइड इफेक्ट्स। एलोपैथी की कई ऐसी फेमस दवाइयां हैं जिनके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स उनके बेनिफिट से भी ज्यादा घातक है। उदाहरण के लिए हम पेन किलर्स की बात करें, अगर हम सामान्य हेडेक के लिए भी कोई पेन किलर लेते हैं और ठीक से अगर हम उसको ध्यान नहीं रखते हैं तो वो हमारे लीवर को, किडनी को डैमेज कर सकता है। इसी तरीके से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करने से हमारी बॉडी ड्रग रेजिस्टिव हो सकती है, यानी कि हो सकता है बॉडी के ऊपर दवाइयाँ काम करना ही बंद कर दे। एक स्किन डिजीज को क्योर करने के लिए एक दवाई आती है एक्यूटेन। इंडिया में तो वो धड़ल्ले से बिक रही है, लेकिन यूएस की सीनेट में मामला उठा था कि उस दवाई का सेवन करने से लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे और कई लोगों ने शायद सुसाइड भी किया था। बाद में उस दवाई को वहां पर बैन कर दिया गया। यानी कि कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स जो दवाई जो डिजीज को ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन साथ में पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऐसे हैं जिनका परिणाम बहुत ज्यादा घातक है। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने की वो ये है कि एलोपैथी एक सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। मतलब कोई सिम्टम जब होता है उसके आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर सिर दर्द है तो सिर दर्द पे फोकस किया जाएगा, पेट दर्द है तो पेट दर्द पे फोकस किया जाएगा। जबकि हम आयुर्वेद की बात करें तो ये सिस्टम को क्योर करने पे यकीन रखता है। आयुर्वेद ऐसा मान के चलता है कि अगर आपको कोई डिजीज है तो बेसिकली वो रूट कॉज नहीं है, रूट कॉज कुछ और है, और इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है कि पूरा रूट कॉज सही हो। टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है लेकिन रिजल्ट्स आते ही हैं। अब इसी को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। बाबा रामदेव जी का यहाँ पर ये कहना है कि जो लाइफ स्टाइल बेस्ड डिजीज है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज बोल सकते हैं हम, डायबिटीज बोल सकते हैं, जो लाइफ स्टाइल की इरेगुलरिटीज की वजह से होती है, उनके ऊपर एलोपैथी की जो दवाइयां हैं वो काम नहीं करती, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर सकती हैं, रूट कॉज को ट्रीट नहीं कर सकती। अगर इन्हीं के स्थान पर योग और आयुर्वेद का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाए, कुछ खाने के अंदर परहेज किया जाए, एक बेहतर लाइफ स्टाइल फॉलो की जाए, तो शायद पर्सन उन डिजीज से परमानेंट क्योर ले सकता है और छुटकारा पा सकता है। बाबा रामदेव जी ने एक और गंभीर आरोप जो एलोपैथी सिस्टम के ऊपर लगाया वो ये है कि यहाँ पर डॉक्टर्स और फार्मा कंपनीज का एक सिंडिकेट काम कर रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर्स के क्लिनिक के बाहर या हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं जो किसी न किसी फार्मा कंपनी से एसोसिएटेड रहते हैं, और वो सभी लोग डॉक्टर्स को कमीशन ऑफर करते हैं अपनी दवाइयों के बदले में। यानी कि डॉक्टर जब दवाई लिख रहा होता है तो उसके दिमाग में ये बात तो रहती है कि उसकी इफेक्टिवनेस कितना है, बल्कि ये बात भी रहती है कि उस पर्टिकुलर मेडिसिन को लिखने पर उसको कितना कमीशन मिलने वाला है। और ये कमीशन का खेल हम सभी जानते हैं कई स्थानों पर चल रहा है। यहाँ पर मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सभी डॉक्टर्स कमीशन बेस्ड दवाई नहीं लिखते हैं। अधिकतर डॉक्टर पूरी ईमानदारी से पेशेंट को बचाने के लिए या फिर उनकी बेहतरी के लिए दवाइयां लिखते हैं, लेकिन कुछ कमियां इस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, ये हम सबको ईमानदारी से स्वीकार करनी चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें कभी भी इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए दैट मॉडर्न मेडिकल साइंस वर्सेस आयुर्वेदा एंड योगा। देखिए, दोनों ही साइंसेज हैं। एक साइंस अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस में है, एविडेंस बेस्ड है, ज्यादा इफेक्टिव है। वहीं दूसरी जो साइंस है यानी कि आयुर्वेदा, वो हमारे पूर्वजों के ज्ञान के ऊपर आधारित है और हमारी एक विरासत है। अगर हम मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की फायदों की बात करें तो इमरजेंसी हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर इसका कोई तोड़ नहीं है। यानी कि कोई अचानक से कोई एक्सीडेंटल केस आ जाता है या जिसके अंदर तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है, एलोपैथी का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे डिजीज की बारे में बात करें जो क्रोनिक डिजीज हैं, जो लंबे टाइम तक चलती हैं, जिनके शरीर के ऊपर कुछ लंबे समय तक प्रभाव रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो शायद आयुर्वेद से बेहतर हो सकता है। और यहाँ पर इस बात की भी आवश्यकता है कि आयुर्वेद को एक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट के रूप में डेवलप किया जाए, जहां पर एक्सपेरिमेंट्स को डॉक्यूमेंटेड किया जाए और उनके इफेक्ट्स को चेक किया जाए और जो भी मॉडिफिकेशंस चाहिए हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाए। दोनों ही हीलिंग सिस्टम्स के कॉम्बिनेशन को हमें कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो। और जब बात प्रिवेंटिव केयर की आती है तो मुझे लगता है आयुर्वेद और योग का कोई विकल्प नहीं है।
अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ बात अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कुछ सजेशन अगर आपको इसके बारे में हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। इसके अलावा किस टाइप का वीडियो आप यहाँ पर देखना चाहेंगे खोजपीडिया पर, उसको भी आप यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।